Assalamualaikum. A topic is about the shigellosis from the infectious diseases medicine परवेज़ अकबर। इसको हम दूसरा नाम देते होते हैं बेसिलिडी डायसेंट्री। तो आपके पास सिनेरियो इसका दिया हुआ है कि 2 years old बॉय प्रेजेंट्स विद क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन एंड ग्रॉसली ब्लडी डायरियल स्टूल। तो एब्डोमिनल पेन के साथ क्या हो रहा है, ब्लडी डायरियल स्टूल हो रहा है। देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ सीजर, देयर इज़ हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज़ नॉर्मल। तो हाई ग्रेड फीवर आपको एक क्लू मिल गया, एक ब्लडी डायरियल स्टूल मिल गया और एक क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन मिल गया। ये तीन चीज़ें आपको सजेस्ट कर रही हैं कि दिस कैन बी द शिगेलोसिस। सो डेफिनेशन क्या होती है ऑफ द शिगेलोसिस? इट इज़ एक्चुअली द एक्यूट डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड, म्यूकस, पस, WBCs इन द स्टूल इज़ कॉल्ड डायसेंट्री। तो डायसेंट्री क्या होती है, शिगेलोसिस क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द एक्यूट डायरिया जिसमें स्टूल के अंदर क्या आ रहा होता है, तीन चीज़ें आ रही होती हैं। ब्लड आ रहा होता है, म्यूकस आ रहा होता है और पस आ रही होती है। और पस के अंदर क्या होते हैं, WBCs होते हैं। ये जो इसका जो कॉज है उसमें शिगेले हैं। शिगेला एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है। दीज आर नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉड्स। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रुप ए में इसके आ जाते हैं शिगेला डिसेंट्री, ग्रुप बी में आ जाता है शिगेला फ्लेक्सनेरी, ग्रुप सी में आ जाता है शिगेला बॉयडी और ग्रुप डी में आ जाते हैं शिगेला सोनियाई। ये जस्ट बुक से एक दफ़ा देख लीजिएगा नेम्स। देन एपिडीमियोलॉजी। सो एपिडीमियोलॉजी में हम क्या पढ़ते होते हैं, इसकी ट्रांसमिशन, एज। तो किस एज में बच्चे अफेक्ट होते हैं, 1 to 10 years ऑफ एज में। इसकी ट्रांसमिशन जो है वो किस चीज़ से होती है, फीको ओरल से। मोस्टली जो डायरियल इन्फेक्शंस होते हैं फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। ह्यूमंस इसका रिजर्वायर होते हैं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सप्लाई से जो है ये स्प्रेड करता है। सो ये उसकी हो गई ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 7 days का होता है, 1 हफ्ते का तकरीबन। और फिर इसकी पैथोजेनेसिस कर लेते हैं। तो फीको ओरल रूट से जब ये ट्रांसमिट होता है तो फिर ये हमारी इंटेस्टाइन में जब जाता है तो एपिथेलियल सेल्स जो इंटेस्टाइन के, एज यू कैन सी हियर, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, फिर वहाँ पे छोटे छोटे एब्सेसिस बन जाते हैं जिनको माइक्रो एब्सेसिस कहते हैं। फिर अल्सर्स भी बन जाते हैं ड्यू टू डैमेज ऑफ द एपिथेलियम। अल्सरेशन होगी तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कोलॉन जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है इसमें। इंटेस्टाइन्स इतनी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स इफेक्ट नहीं होती, कोलॉन ज़्यादा इफेक्ट होता है। देन क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करते हैं। बुक से अगर देखें तो ऑनसेट जो होता है क्लिनिकल फ़ीचर्स का वो अब्रप्ट होता है, एकदम से स्टार्ट हो जाता है। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, अर्जेंसी, टेनिस्मस, मलेज, नॉन लोकलाइज्ड लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस। टेम्परेचर हाई ग्रेड, 1 से 3 दिन का तकरीबन 104 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ीवर हो जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर ड्यू टू वॉमिटिंग एंड डायरिया देयर इज़ डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली। देन क्या है, वाटरी एंड म्यूकॉइड स्टूल्स कंटेन द ब्लड आ रहा होगा स्टूल में, डिहाइड्रेटेड होगा बच्चा। और शिगेलोसिस में प्रेजेंट लाइक CNS डिजीज़ लाइक मेनिंजाइटिस, जिसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर, सीजर्स और लेथार्जी और नेक रिजिडिटी के साथ बच्चे आते हैं। इतना हाई ग्रेड फीवर होगा तो ऑब्वियसली सीजर्स होंगे और मेनिंजाइटिस लाइक सिम्टम्स होंगे। ये हमारा एक होता है और ये हमने स्टेरियो में भी देखा था। सिम्टम्स इसके जो होते हैं वो लास्ट करते हैं 3 से 7 दिन के लिए। यहाँ पे देखें शिगेलोसिस, इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं इसकी। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले ये हमने स्टूल एग्ज़ामिनेशन की, जिसमें हमें जो है वो क्या मिलेंगे, बीच हमने देखा था ना, स्टूल में ब्लड आ रहा होता है, म्यूकस आ रही होती है, पस आ रही होती है। तो पस के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, WBCs मिल जाएंगे। ब्लड के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, RBCs मिल जाएंगे। तो स्टूल एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो कल्चर कर लेंगे। कल्चर जो है उसमें आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, ब्लड कल्चर कर लेंगे। ये हम जो है वो
करवाते हैं। इसके अलावा CBC करवाते हैं। CBC में आपको क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, शिफ्ट टू लेफ़्ट मतलब न्यूट्रोफिल ज़्यादा हुए होंगे और ये सारा कुछ। तो CBC है, ESRC रिएक्टिव प्रोटीन्स हो जाते हैं। इसके अलावा आप स्टूल एग्ज़ामिनेशन, स्टूल कल्चर कर लेंगे। स्टूल कल्चर में आपको जो है वो शिगेले ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। तो स्टूल एग्ज़ामिनेशन इज़ अंडर द माइक्रोस्कोप एंड स्टूल कल्चर इज़ समथिंग एल्स। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। CBC में ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगी और ब्लड कल्चर। देन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शिगेलोसिस क्या हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से इतना ज़्यादा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी पेशेंट को और उसका रीनल फेलियर, शॉक हो सकता है उसको। इसके अलावा अगर वो बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में चला जाए तो बैक्टीरीमिया हो जाएगा। इसके अलावा फीवर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी वजह से सीजर्स होंगे, फेब्राइल सीजर्स होंगे। इसके अलावा क्योंकि कोलॉन को इन्वॉल्व करता है तो रेक्टल प्रोलैप्स कॉज कर सकता है। इसके अलावा हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो कि हमने ई कोलाई के केस में भी आपको पता है पढ़ा हुआ है, तो शिगेला जो है वो भी कॉज करता है, जिसमें किडनी भी इफ़ेक्ट होती है और हेमोलिसिस हो जाती है। देन इसके DDs आ जाते हैं। तो DDs में इसमें हम दूसरी जो डाइजेंट्री जिसमें ब्लड आ रहा होता है उनको कंसिडर कर सकते हैं, लाइक ई कोलाई, एंटीमीबा हिस्टैलिटिका, कैम्पाइलोबैक्टर, साल्मोनेला। ठीक है, अदर कंडीशंस जो मिमिक कर रही होती हैं, दीज आर द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एंड इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में भी आपको पता है वो एक हमारी जेली लाइक स्टूल आता है म्यूकस ब्लड के साथ, तो उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं, छोटे बच्चों में होता है। और IBD में तो वैसे ही आपको पता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्पेशली ब्लड म्यूकस आ रहा होता है, तो हम सोच सकते हैं। देन मैनेजमेंट, जितने भी डिहाइड्रेशन के लिए होगी मैनेजमेंट, उसमें हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, जिसमें हम हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरिक डाइट देंगे। विटामिन A का एक सिंगल लार्ज डोज जो है वो अगर हम लगा दें तो स्वेरिटी जो है वो कम हो सकती है शिगेलोसिस की। जिंक हम देते हैं, जिंक सप्लीमेंटेशन फॉर 14 डेज़, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डायरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वेट प्रॉपर रहता है, इम्यून रिस्पॉन्स आपको पता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जिंक। फिर एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे जो इंटेस्टाइनल शेडिंग होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो ऐसे होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिन लोगों के अंदर शिगेलोसिस होता है वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल शेडिंग करते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स की, और वो उनके स्टूल में शेड होता रहता है, जिसकी वजह से वो फर्दर लोगों में ट्रांसमिट हो सकता है। तो एंटीबायोटिक्स का काम ये होता है कि इंटेस्टाइनल शेडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को ये डिक्रीज़ करता है। फिर हम जो है चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कल्चर पे क्या रिपोर्ट आई है, और हम जो एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं वो 5 दिनों के लिए देते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वी हैव द सेफ्लोस्पोरिन्स, जिसमें वी हैव द सेफ्ट्राएक्सोन, वी हैव द थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स, वी हैव द नेलिडिक्सिक एसिड, वी हैव द एजिथ्रोमाइसिन एंड वी हैव द सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो हम क्या दे रहे हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स दे रहे हैं और मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स। सो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसकी हम, यही है ना कि प्रॉपर वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पिएं, हम हैंड वॉशिंग करें, प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं ताकि अच्छी सी इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए। ये देख लीजिए। और प्रोग्नोसिस इसका क्या होता है, डिपेंड करता है हमने डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड थेरेपी दी है कि नहीं, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो हमने दिया है कि नहीं विद इन मतलब ज़्यादातर लोग जो है 48 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर ठीक हो जाते हैं अगर उनको एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर कोर्स दिया जाए। देन हमने करना है GRDSS, UQs मैं बाद में देख लेती हूँ इसके, वो फिर आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। GRDSS इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोजोल कॉज ऑफ क्रोनिक रिलैप्सिंग डायरिया इन चिल्ड्रन। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमने देखा शिगेलोसिस और GRDSS में वो क्या है कि शिगेलोसिस जो था दैट वाज एक्यूट डायरिया, यहाँ पे ये क्रॉनिक होता है, रिलैप्सिंग डायरिया होता है बच्चों में, मोस्ट कॉमन प्रोटोजोल कॉज है।
इट इज़ कॉज्ड बाय जियार्डिया लैम्ब्लिया। ये हमारा ऑर्गेनिज़म है। इसमें आपको इसके ट्रोफोसाइट्स नज़र आ रहे हैं सामने से और साइड व्यू से। ये जी हमारा जियार्डिया लैम्ब्लिया है। कंटामिनेटेड वाटर से ये ट्रांसमिट होता है। यही पानी जो ये पिएगा इसकी वजह से जो है जियार्डियासिस होगा। तो कंटामिनेटेड वाटर से होता है या पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड कर सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। कहाँ रहता है ये? ड्यूडिनम के अंदर रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ड्यूडिनम के अंदर इसने अपना घर बनाया होता है। अच्छा, होता क्या है देखिए, हम जो है ना वो क्या खाते हैं, मतलब इसकी जो जियार्डिया होती है ये कंटामिनेटेड वाटर फूड वगैरह से हम इसकी सिस्ट खाते हैं। सिस्ट जब हमारे अंदर चली जाती है तो फिर जो है अंदर जाके ट्रोफोसाइट्स रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, स्टूल में भी पास हो रहे होते हैं। और फिर उसकी वजह से जब ट्रोफोसाइट्स रिलीज़ होते हैं ना, उसकी वजह से इसके जो है वो सिम्टम्स आते हैं। तो सिस्ट हमने खाई है और ट्रोफोसाइट्स अंदर जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिलीज़ हो रहे हैं। सिस्ट एंड ट्रोफोसाइट्स दोनों ही आपको मिल सकते हैं स्टूल में। देन इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें, हो क्या रहा है कि ये जो है ना ड्यूडिनम में है और फिर ट्रोफोसाइट्स जो है वो अटैच होंगे ड्यूडिनम के म्यूकोज़ा के साथ शक्कर के थ्रू, और फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसकी वजह से वो हमारा अल्टीमेटली इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी, ड्यूडिनम की वॉल होगी, म्यूकोज़ा होगा, वो डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा की ब्लॉकेज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है ना, मतलब ये ऐसे करेंगे कि वो जो हमने खाना खाया होगा ना, ये उनके साथ कम्पीट करना शुरू कर देंगे, खुद एक किस्म का कह लें कि खाना शुरू कर देंगे। और इन्फ्लेमेशन भी हो रही होगी, तो मैल एब्जॉर्प्शन होती है कि क्रोनिक डायरिया है और मैल एब्जॉर्प्शन चिपका होता है हमारी वो इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा के साथ और खाता जाता है और इन्फ्लेमेशन भी करता जाता है साथ साथ, सो दैट इट इज़ द क्रोनिक रिलैप्सिंग केस। सो क्या होगा? डायरिया होगा, इंटेस्टाइन जब ख़राब होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, ब्लॉटिंग होगी, नौज़िया होगी, वॉमिटिंग होगी। तो बुक से देख लें क्लिनिकल फ़ीचर्स के वाटरी स्टूल्स आते हैं हमारे पास, वाटरी स्टूल्स होते हैं। और डायसेंट्री से इसका यही डिफरेंस है कि इसमें ब्लड, म्यूकस, यूजिनोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स वगैरह नहीं होते, सिर्फ वाटरी स्टूल होता है। और वाटरी स्टूल ऐसा होता है, इतना स्मेली होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, ग्रीजी सा होता है, क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है ना यहाँ पर, तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ग्रीजी सा स्टूल होगा और फाउल स्मेलिंग ग्रीजी स्टूल्स होंगे। साथ में एब्डोमिनल पेन है, मलेज, हेडेक, लेसीट्यूड है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है दरमियान में डायरिया के दौरान में, और नॉर्मल बाउल हैबिट्स, मतलब ऑल्टरनेट कर रहा होता है। और इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, जब मिनरल्स वगैरह वाइटामिन अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो मैल एब्जॉर्प्शन, स्टेटोरिया, विटामिन ए एंड आयरन डेफिशिएंसीज एंड सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमने ये सिम्टम्स हैं स्पेसिफिकली मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज़ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? स्टूल सैंपल लेंगे और फिर जो है ना इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे और हमें पैरासाइट का क्या नज़र आएगा, स्टूल में क्या आएंगे, सिस्ट और ट्रोफोसाइट्स, तो वो हमें नज़र आ जाएंगे लाइक दिस। फिर इसका एक स्ट्रिंग टेस्ट होता है, इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिंग होती है इस तरह की, इसको हम डाल देते हैं अपने स्टमक में, कैप्सूल सा होता है स्ट्रिंग के थ्रू, और फिर ना ये जो भी इसका मैटर होता है ना, मतलब पैरासाइट का, वो सारा इसके साथ चिपक जाता है। कुछ देर बाद हम निकालते हैं तो वो जो स्ट्रिंग के साथ इस चीज़ के साथ लगा होता है कैप्सूल के साथ, वो हम रिमूव करते हैं और जियार्डिया को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा वी हैव द एलाइज़ा या इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जिसमें हम इसकी एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये किट आपको नज़र आ रही है, ह्यूमन एंटी जियार्डिया लैम्ब्लिया IgM एलाइज़ा किट। तो
क्या हो गई इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? स्टूल सैंपल को डिटेक्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिकली और इसके अलावा फीसिस में जियार्डिया के एंटीजन को डिटेक्ट कर लेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एलाइज़ा वगैरह, पीसीआर, और इसके अलावा सीबीसी वगैरह करवा लेंगे। और मेल एब्जॉर्प्शन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी है तो उसके लिए टेस्ट करवा लेंगे। और इस तरह से मैनेजमेंट इसकी जो आपने याद रखनी है, दैट इज़ मेट्रोनाइडाज़ोल एंड टिनिडाज़ोल। मेट्रोनाइडाज़ोल एंड ट्रिनिडाज़ोल है। इसके अलावा नाइटाज़ोक्सानाइड है, एल्बेंडाज़ोल है और क्विनाक्रीन है। ये एक्चुअली फ्लूइड दे रहे हैं। डायरिया के केस में हम फ्लूइड्स वगैरह बैलेंस कर रहे होते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऐसे कि वाटर सप्लाई अच्छा हो, पील ऑफ करके हम जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह को यूज़ करें, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करें। तो ये देख लें। इसके अलावा अवॉइड अनकुक्ड फूड, तो इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GRDases। सो नेक्स्ट से हम इन दोनों के यूकेस डिस्कस कर लेते हैं जो आए होंगे पास्ट पेपर्स में।